हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए मैथ्स का सलूशन देखेंगे। ये 18 दिसंबर के शिफ्ट फर्स्ट है। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे जो लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ है वहाँ से जाके आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु की लागत कीमत 800 रुपये है और उसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है। अगर इसे 20% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछे गए हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन छोड़ के थोड़ा कैलकुलेटिव, बाकी सब कुछ इजी है। देखो यहाँ पर सीपी दिया है 800 यानी क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य एमआरपी 1200 दिया है। तो एमआरपी कितना है 1200। ये कह रहा है इस पर 20% की अगर छूट दी जाती है तो सामान कितने की बिकेगी, तो ये 80 पे बिकेगी। 80/100, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 12×8 = 96 यानी 960 रुपये की सामान बेची जाती है। यानी इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 960 रुपये। क्रय मूल्य दिया 800, 800 की सामान 960 पे बेचोगे तो फ़ायदा कितने का हो रहा है 160 रुपये का फ़ायदा। 800 रुपये की सामान गुणे 100, यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 8 से कटेगा 2 बार, यानी 20% का यहाँ पर लाभ प्रतिशत हो रहा है। कितना 20%। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 50 रुपये में 5 पेन और 3 पेंसिल खरीदता। अगर एक पेंसिल की कीमत एक पेन की कीमत से 5 रुपये ज़्यादा है तो एक पेन की कीमत क्या है। देखो यहाँ पर मैंने माना कि पेन की जो कीमत है, पेन की कीमत मैंने माना x, तो पेंसिल क्या हो जाएगी, पेंसिल जो हो जाएगी वो हो जाएगी x+5, क्योंकि ये 5 रुपये ज़्यादा है। अब ये कह रहा है कि 5 पेन की कीमत क्या होगी, एक पेन की कीमत x है तो 5 पेन की कीमत हो जाएगी 5x, और प्लस 3 पेंसिल, यानी एक पेंसिल की कीमत x+5 है, 3 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 पेंसिल की कीमत हो जाएगी 3x+15 15, और इन सब की जो टोटल कास्ट है वो 50 रुपये है। 5x + 3x बराबर हो जाएगा 8x, ये 15 जाके उधर माइनस होगा तो 35। तो यहाँ पर x बराबर आएगा 8 चौक 32, 3 8 3 24, 4.3 के समथिंग आएगा। कितना 4.3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.375। ये एक पेन की कीमत हो जाएगी क्योंकि x बराबर मैंने पेन माना था। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फ़ोन की कीमत में पहले 12% कम की जाती है और फिर 18% बढ़ा दी जाती है, तो नेट परसेंटेज में बदलाव पता करें। तो इसे आप सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं, यानी जो फार्मूला होता है x+y+xy/100। अगर कमी कहे तो माइनस लेना है और वृद्धि कहे तो प्लस लेना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले 12% की कमी की जाती है तो पहले हम यहाँ पर -12 लिखेंगे, उसके बाद 18% बढ़ा दी जाती है यहाँ पर +18 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, और 12×18/100। 18 से 12 जाएगा तो प्लस का यहाँ पर 6 बचेगा, और ये माइनस का यहाँ पर साइन होगा, और 12 18 दूनी 36 की 6, 18 3 21, ये आएगा 2 जीरो से दशमलव लगेगा। ये आएगा 6 से अगर हम 2.16 यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3.84 की यहाँ पर बढ़ोतरी, यानी प्लस में जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा, इसका मतलब यहाँ पर इंक्रीज होगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेन की कीमत के बराबर नुकसान होता है, तो नुकसान प्रतिशत पता करना है। देखो आप इसे सिंपल भाषा में समझेगा। अगर 60 पेन यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, 60 पेन अगर बेचे जा रहे हैं तो हमें 20 पेन का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 60 पेन बेचे जा रहे हैं इस पर हमें 20 का नुकसान हो रहा है, तो हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो 80 पेन होने चाहिए। इसका सीपी यानी जो इनिशियल है वो 80 होना चाहिए। तो 80 यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं, और नुकसान कितने को हो रहा है 20 का, और गुणे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 100/4। ये आ जाएगा 25% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितना 25% का नुकसान होगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। इसका जो आधार है वो प्रत्येक समान भुजा की दुगनी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आधार की लंबाई क्या है। देखो यहाँ पर पहले हम फिगर बना लेंगे। ये कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी भी x होगी, लेकिन जो इसका आधार है ना, ये आधार ये कह रहा है प्रत्येक जो समान भुजा है उसके दुगनी लंबाई यानी 2x, दुगनी लंबाई से 4 सेंटीमीटर का यानी 2x-4 ये है। अब ये इसमें कहा गया है कि इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर। इन तीनों को हम ऐड करेंगे
तो यहाँ पर परिव्याप निकल के आएगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 2x 4x माइनस 4x इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया है 72। उसके बाद यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा 76, ये 4 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, x बराबर आएगा 19। x बराबर कितना है 19। पूछा क्या है कि आधार की लंबाई क्या, तो आधार यहाँ पर कितना है 2x माइनस 4, यानी 2 गुणे x की यहाँ पर वैल्यू है 19 माइनस 4, तो 19 दूनी 38, 38 से 4 जाएगा तो 34 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अगर ए किसी काम को 4 दिन में, बी 6 दिनों में और सी 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो उन्हें मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है ए कर रहा है 4 दिन में, ए कर रहा है 4 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में, और सी कर रहा है यहाँ पर 12 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12, और इफिशियंसी निकालेंगे तो इसके निकल के आएगा 3, इसकी निकल के आएगी 2, और 12 का नंबर 12 इसकी निकल कर आएगी 1। तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना होगा 3 2 5 1 6, एक दिन में 6 काम हो रहा, हमें करना कितना है 12। तो यहाँ पर 12 को 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 दिन में टोटल काम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखो ए और बी मिलकर कह रहे हैं कि 18 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ए अकेले इसे कर रहा है 30 दिनों में पूरा। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 90 ना, 90 ही तो आएगा। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, ये ए बी का आ जाएगा 5 और 30 दिया 90, एक आएगा 3। अब देखो ए बी का यहाँ पर 5 है, ए का 3 है, तो अगर ए बी से हम ए यहाँ पर माइनस करेंगे तो बी का कितनी एफिशिएंसी निकल कर आएगी 2। तो पूछ रहे बी अकेले कितना समय में काम करेगा, तो 90 काम है, बी कर रहा है एक दिन में 2 के हिसाब से करें तो ये 45 दिन में पूरा काम कर लेगा। कितने दिन में 45 दिन में। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 4 उत्पादों की औसत मासिक बिक्री कितनी है। ए बी सी डी यहाँ पर 25,000 है, तो सेल्स का रेशियो दिया है 2:5:3:10। तो प्रोडक्ट सी का सेल अमाउंट क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ये जो दिया ये औसत है, 4 उत्पादों का औसत है, तो यहाँ पर हम पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी सी डी का यहाँ पर क्या निकल कर आएगा मासिक बिक्री निकल कर आएगी। तो ये 25 गुणे 100 करा देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 1 लाख कितना हो जाएगा 1 लाख, 25 के 100 1 लाख हो रहा। अब इनका रेशियो दिया है कि 2:5:3:10, यानी ऐड करेंगे तो 5 2 7 7 3 10 10 20, टोटल 20 है। ये टोटल 20 की वैल्यू है। हमें निकालने कितने की, हमें सी की निकालनी, तो सी यहाँ पर कितना दिया है, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो सी का यहाँ पर दिया है 3, यानी टोटल 20 की वैल्यू हमें 3 की निकालनी है। तो हो जाएगा 20 पंचे 100, 500 गुणे 3, 500 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 15,000। कितना है 15,000। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक कोण 30 अंश के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो ये एक वृत्त है और यहाँ पर ये 30 डिग्री का एक त्रिज्यखंड है, और इसी का क्षेत्रफल हमें बताना है, इसका ये इतने का। आप सभी को पता होगा अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो 360 बनेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन ये पूरा कितने का, ये 360 का मान है, हमें निकालने कितना का, हमें तो मात्र 30 का निकालना है। ये पूरा 360 डिग्री का मान है, हमें निकालने कितने का, इतने का, मात्र 30 डिग्री का। तो पाई का यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखे गए, क्योंकि पाई में सारे आंसर, तो पाई को पाई ही रहने देंगे। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर 144, और ये 360 की वैल्यू हमें निकालने कितने की 30 की। तो 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा 12 बार, 12 3 36, और 12 से फिर 12 से कट जाएगा 12 बार। तो आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 पाई, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा त्रिज्यखंड का 12 पाई। ये इस वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ 12 पाई। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस गोलार्ध का कुल सतही क्षेत्रफल 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा। देखो यहाँ पर दिया है एक ठोस अर्धगोले का कुल सतही क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर।
पाई बराबर 22/7 लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 22/7 और आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 6000। कितना? 6000। अब ये 3 से कटेगा कितनी बार? 2 बार, 2000 होगा। और ये 2 से कटेगा, 2 से 11 बार जाएगा, ये 2 से कटेगा 1000। तो यहाँ पर आया आर स्क्वायर बराबर, ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7000 और बटे 11, 11 से इसको काटेंगे, 11 छक्का 66 और 4 40 हो गया। तो ये हो जाएगा 11 3 33 7 70, तो फिर 11 छक्के 66, तो ये लगभग 636 दशमलव कुछ आ रहा। तो आर स्क्वायर बराबर 636 आ रहा है। कितना? आर स्क्वायर बराबर 636 समथिंग आ रहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि आर स्क्वायर 636 है वो किसके करीब है। तो यहाँ पर लगभग में आंसर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा लगभग 25 का। तो आर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 25 25 आम 625 होता, तो मैंने माना आर बराबर इसकी 25 सेंटीमीटर रेडियस आई। तो आयतन पूछा है, तो ठोस गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 और पाई यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और इंटू आर क्यूब हो जाएगा 25 इंटू 25। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये कितना लिखा है? 33,613 सेंटीमीटर क्यूब। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में जिसका आयतन 88 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर ये कहा है कि एक गोला है, उसका आयतन दिया 88 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई और उसके बाद आर क्यूब। ये दिया है कितना? 88 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 बार यानी 22 बार, और आर क्यूब बराबर हो जाएगा 66। अब आप देखोगे कि आर क्यूब बराबर 66 है, तो ये किसके करीब है? अगर हम 4 का क्यूब करते तो कितना आता? 64। 4 चौक 16 चौके 64। तो जो भी आंसर होगा वो 4 दशमलव समथिंग होगा, 4 दशमलव कुछ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.03। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 7 + 2√12 का वर्गमूल क्या है। देखो, अगर हम इसे तोड़ कर लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 को लिख सकते हैं 3, 3 + 4 + 2, और ये √12 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2a के लिए हम लिखेंगे √3 और b के लिए लिखेंगे यहाँ पर √4। √4 का क्या हो जाएगा? 2। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है? ये बन रहा है 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप मैच करेंगे कि √a² ये लिखा है, b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a और इंटू b, यानी इसका करेक्ट आंसर 2 + √3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अगर P रेशियो Q बराबर 4:3 और Q रेशियो R बराबर 6:7 दिया है, तो P/R यहाँ पर आपको निकालना है, यानी P अनुपात R का यहाँ पर अनुपात आपको निकालना होगा। तो देखो P, सबसे पहले हम तीनों लिखेंगे P और Q R, रेशियो लगाएंगे। P क्यों दिया है 4:3 और उसके बाद QR दिया है 7:6:7। देखो यहाँ पर Q बराबर 6 दिया है, यहाँ पर Q बराबर 3 दिया है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर वाले इस इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 3 दूनी 6 और ये 7। अब सब बराबर आ रहे हैं। पूछा क्या है? P/R, यानी P कितना दिया है? 8, R कितना दिया है? 7, तो 8:7 हो जाएगा। कितना? 8:7। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 1 वर्ष के लिए 3% और शेष 6% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 1 वर्ष के बाद उसे प्राप्त कुल राशि मूलधन प्लस ब्याज कितना है? 20,800 रुपये है, तो निवेश की गई कुल पूंजी लगभग कितनी है? देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1/3 दिया है, इसको हम 1/300 यानी इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, थोड़ा
कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 1/3 भाग 1 वर्ष के लिए 3%, यानी 1/3 भाग कितना होगा 100। ये 1 वर्ष के लिए 3% के हिसाब से देता है। और उसके बाद जो शेष बचता तो शेष कितना बचेगा, 300 में से 100 निकल गया तो बचे कितना 200। इसको दे रहा है वो 6% के हिसाब से। तो एक साल में इसे कितना लाभ, कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा था, इस पर तो मिलेगा इसे 3। भाई 100 का 3% 3 और 200 का 6% हो जाएगा 12। तो 12 और 3 15 हो रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि मूलधन और ब्याज मिलाकर 20,800 रुपये हो रहा। तो मूलधन मैंने माना था 300 है, कितना 300। तो 300 प्लस ब्याज हमें कितना मिल रहा है 12 3 15, यानी टोटल हमारा हो रहा है 315। यही तो दिया है ना कि मूलधन और ब्याज। तो 300 और प्लस 15 मिला के कितना हो रहा है 315। 315 बराबर दिया है 20,800। तो पूछा है कि मूल पूंजी लगभग कितनी थी, यानी हमें 300 का मान निकालना, जो कि तो ये हो जाएगा 20,800 बटे 315 और गुणे हमें निकालना कितना था पूंजी मैंने कितनी मानी थी 300। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा कितना, ये लगभग आ जाएगा आपका 20,000 के करीब, 19,800 कुछ आएगा। ये 20,000 के करीब हो जाएगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक तैराक धारा के साथ 15 किलोमीटर चलने में उतना ही समय लगता है जितना उसे धारा के विपरीत चलने में 9 किलोमीटर में लगता है। अगर धारा की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत पानी में 33 किलोमीटर चलने में उसे लगभग कितना समय लगेगा। देखो 15 किलोमीटर ये कह रहा है कि अगर आप धारा के साथ जा रहे हैं, धारा का मतलब यह है कि नाव की चाल अगर x है, धारा की चाल y है, तो x + y। इसको चलने में जितना समय लगता उतना है उसे 9 किलोमीटर धारा के विपरीत चलने में, यानी अगर नाव x की स्पीड से जा रही धारा y तो x - y बराबर ये दिया है। और ये भी कहा गया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे है वो धारा की स्पीड है। तो धारा की स्पीड मैंने y मानी थी, तो यहाँ पर y बराबर 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 15। पर इसे 3 से हम यहाँ पर काट लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 3 × 9 3 × 5 15, तो हो जाएगा 5 और x + y की जगह पे 4 किलोमीटर दिया तो यहाँ पर 4 लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा 3/x - y की जगह पे 4 किलोमीटर यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5x और ये 4 से 5 को 20 - 20 बराबर, इसे करेंगे तो 3x और ये हो जाएगा 4 × 12 + 12। अब देखो ये 5x है, ये 3x है, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। 2x बराबर 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, कितना होगा 32। तो x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर आ जाएगा यहाँ से 16, x बराबर 16 आया। पूछ क्या रहा 33 किलोमीटर चलने में उसे लगभग कितना समय लगेगा। तो x बराबर मैंने माना था कि ये शांत जल में नाव की चाल है। तो पूछा क्या है, ये पूछ रहा है कि शांत पानी में 33 किलोमीटर चलने में उसे लगभग कितना समय लगेगा। 33 किलोमीटर 16 की स्पीड से जाएगा तो लगभग कितना 2 घंटे कुछ लगेगा। तो यहाँ पर लगभग में पूछा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 घंटे। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, जो कि टोटल 15 क्वेश्चन ही मैथ के पूछे गए थे।